नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस न्यूज़पेपर्स से ऐसी खबरें जो आपके पोर्टफोलियो को, आपके इनकम को, आपके खर्चे को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो हमारा गोल होगा कि हम लर्न करें कि कौन से ऐसे फाइनेंशियल इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, जो इस टाइम पे हमारे पोर्टफोलियो, हमारे इनकम, हमारे एक्सपेंसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो गोल हमारा ये होगा सीखना। अगर ऐसे वीडियोज़ पसंद है आपको तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल। ऑयल के बारे में है ये। अब देखो ऑयल कैसे रिएक्ट कर रहा है। ऑल्दो जून से लेके अभी तक ऑयल हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20% बढ़ चुका है। बट अचानक से अगर आप देखोगे तो ऑयल के प्राइस में फिर से गिरावट देखने को मिल गई। एंड स्पेशली जब ईरान यहाँ पे रिटेलिएट कर रहा है, इसके अलावा यूएस ने अटैक किया ईरान पे, इतनी सारी चीज़ें हुई, राइट? और ये सारी चीज़ें हम कहेंगे और ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है ऑयल मार्केट के लिए और ज़्यादा। अगर आप देखोगे सो अनसर्टेनिटीज़ आ रही थी, लेकिन स्टिल ऑयल के दाम नीचे कैसे जा रहे हैं इस टाइम पे, तो हम ये देखेंगे। सबसे पहले हुआ क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो एनर्जी की रूट है क्रिटिकल, उसे कहा ईरान के पार्लियामेंट में बिल पास हुआ कि हम इसे ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से करीब 30% ग्लोबल ऑयल ट्रेड जाता है, 20% ग्लोबल एलएनजी शिपमेंट जाती है, 40% इंडिया की क्रूड इम्पोर्ट वहीं से आते हैं और 54% इंडिया का जो एलएनजी सप्लाई है वो वहीं से आता है। तो हमें लगा कि ईरान स्पेसिफिकली और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ अगर आप देखोगे, तो उनके सप्लाइज़ भी वहीं से जा रहे हैं, उसी रास्ते से। तो अपने एलाइज़ जिनकी उसकी उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, उनको क्यों हर्ट करेगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ब्लॉक करने से तो जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम होगी। इंडिया भी इस टाइम पे उसके अगेंस्ट नहीं है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इट्स अ बैड मूव। लोग यही कंसिडर कर रहे थे, तो ये नहीं करेगा, लोगों को ऐसा लग रहा था। तो ऑयल नीचे जा रहा है क्योंकि ईरान का जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स है ना, जितनी भी ईरान की, यूएस के बेसेस में जैसे उन्होंने कतर में किया, उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ही लेस सिवियर है। सबसे पहले तो उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था 1-2 घंटे पहले कि हम ये अटैक करने वाले हैं यूएस को, ठीक है? तो ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी थी, सब कुछ प्रिपेयर्ड था कि हाँ, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। फ्यूचर्स अगर आप देखोगे, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये वो कच्चा तेल है जो यूएस से आता है दुनिया में, इंडिया में। और ये कितना गिरा, 5.3% टू $69.9 पर बैरल। और ब्रेंट जो है ये भी इसी तरीके से 4 से 5% कल नीचे आया है आफ्टर ईरान लॉन्च 6 मिसाइल्स टुवर्ड्स यूएस बेसिस इन कतर। तो कतर में यूएस के कुछ बेसिस थे, वहां पे इन्होंने अटैक किया। तो ट्रेडर्स को लग रहा था कि रिटेलिटरी रिस्पॉन्स होगा, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाएगा, चोक पॉइंट, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगले सेशन में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी सबसे पहले कि देखो, ऑयल प्राइस तो बढ़ना ही नहीं है, मैं बढ़ने ही नहीं दूंगा, और कोई अगर बढ़ना चाह रहा है कि ये बढ़े तो मैं वो भी नहीं होने दूंगा, ठीक है? तो इन्होंने जितना एनर्जी डिपार्टमेंट है कहा कि और ज्यादा ड्रिल करो, ऑयल के सप्लाई को बढ़ाओ जितना हो सकता है, ठीक है? अब देखो यूएस कैसे यहाँ पे गेन कर रहा है मार्केट, राइट? दूसरे अगर मतलब ऑयल नहीं बेच पा रहे हैं इस टाइम पे, एंड उसका फ़ायदा उठा ये ऐसे रहा है कि अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा ऑयल ड्रिल कर रहा है इस टाइम पे। तो जो क्रूड गेन्स हैं वो और बिल्कुल फेड करने लग गए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प का पोस्ट आया, एंड इनिशियल कंसर्न था कि ईरान इंटरफेयर करेगा एनर्जी फ्लोज़ के साथ रिटेलिएशन में फॉर यूएस एयर अटैक्स। बट वो भी अब एक तरीके से इट्स गॉन नाउ, वो डर भी अब नहीं रहा। तो तेहरान ने वार्न किया था अर्लियर कि जो स्ट्राइक्स है वो एवरलास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज़ ट्रिगर करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, लेकिन ज़्यादातर जो लड़ाई है वो शब्दों में ट्विटर पर हो रही है, ठीक है? और हमें रियलिटी में मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है कि ठीक है, जैसे ये पहले ही बता दे रहे हैं कि हम अटैक करने वाले हैं, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शो के लिए हैं। तो इट अपीयर्स टू मी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। ईरान हैज़ एम्प्टी यूएस बेस, तो एम्प्टी यूएस बेस पे इन्होंने अटैक किया। प्लेंटी ऑफ वार्निंग्स इन्होंने भेजी, एयर स्पेस क्लोज़ किया, गाइडेंस दिया शेल्टर के लिए, और यहाँ पे एक फेस सेविंग रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, नहीं, हम ईरान अपने सिटीज़न्स को तो दिखा रहा है ना एटलीस्ट कि देखो, हमने कतर पे अटैक कर दिया है। अब उनको नहीं पता होगा ना ये सब चीज़ें, वो पता नहीं चलने देंगे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नहीं, नहीं, इस जगह को एम्प्टी कर दो, यहाँ पे हम मिसाइल अटैक करने वाले हैं। तो चीज़ें दिखाने के लिए ज़्यादा हो रही हैं, और इसकी वजह से आप देखोगे तो क्रूड ऑयल अब नीचे आ रहा है धीरे-धीरे, मतलब काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है इनिशियली। एंड अब एक्सपेक्टेड यही है कि ज़्यादा ये ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि यूएस ने भी बोला है कि हम तो सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे क्रूड ऑयल की, प्राइस हम नीचे ही लेकर आएँगे इसका। तो यहाँ पे कहीं न कहीं यूएस अपना मार्केट शेयर भी इसी बहाने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेगा। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, और ये है पीएसबी लोन्स के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो लोन ग्रोथ है ना, वो फास्टर रहने वाला है प्राइवेट से। ये कहा है किसने? फिच ने। तो जो लोन बुक है
पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा इस फाइनेंशियल ईयर देन ऑफ प्राइवेट पीयर्स जो एसेट क्वालिटी प्रेशर की वजह से परेशान है, स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियोज़ में और इनका जो लोन डिपॉज़िट रेशियो है वो भी बढ़ा हुआ है काफ़ी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो कहा जा रहा है कि इनका लोन बुक 12 से 13% की रफ्तार से ग्रो करेगा, 12 से 13% इज़ अ गुड ग्रोथ रेट और प्राइवेट लेंडर्स जो हैं वो पोर्टफोलियो एक्सपांड करेंगे बाय अबाउट 10%। तो फिच ने कहा है कि लोन ग्रोथ जो था वो इस सेक्टर का था 10.6% एफवाई 25 में जो स्लोएस्ट रहा है एफवाई 21 से लेके अभी तक। तो एनबीएफसीज़ वगैरह ने पैसे कम लोन में दिए हैं। आपने देखा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट रेगुलेटरी स्क्रूटनी भी आ गई थी आरबीआई की कि आप कैसे किसी को पर्सनल लोन दे रहे हो। विदाउट कोलैटरल सारे लोन दे रहे हो, क्रेडिट कार्ड डेट बहुत ज़्यादा दे रहे हो, डिफ़ॉल्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो अब आराम से देंगे अपने लंड करेंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही इतने हाई रिस्क लोन दे दिए कि अब इनको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा। तो ये एक इश्यू रहने वाला है एंड अगर ये भी इन्होंने ऑब्ज़र्व किया जो सेक्टर है कि उसने रिपोर्ट किया बढ़िया एसेट क्वालिटी ओवरऑल, कैपिटल बफर भी है इनके पास, एसेट क्वालिटी पहले से तो इम्प्रूव हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेबल है। ऑल्दो सेक्टर जो लोन है वो स्लोएस्ट है, स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी अभी अच्छी है। अगले आर्टिकल की बात करूँगा और ये वोडाफ़ोन के बारे में है, ठीक है? वोडाफ़ोन को रिलीफ़ मिल सकता है अपने 84,000 करोड़ के ड्यूज़ का। मैं बताऊँ वोडाफ़ोन की वैल्यू नहीं है इतनी, ठीक है? जितने इनके लायबिलिटीज़ इस टाइम पे इनका नेट वर्थ आप चेक करो। तो और मार्केट कैप देखो, ठीक है? मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और वर्सेस नेट डेट देखो आप। तो सेंटर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बिगेस्ट ओनर बन चुका है, इक्विटी ओनर वोडाफ़ोन आइडिया में, कन्वर्जन हुए थे अर्लियर रिसीवेबल्स के स्टॉक्स में और अब मल्टीपल ऑप्शंस देख रहा है ये कि और रिलीफ दी जाए आउटस्टैंडिंग रेगुलेटरी ड्यूज़ में ऑफ 84,000 करोड़ ओवर कंसर्न्स दैट इन्हें जो है ये बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है बंद हो। तो कुछ ऑप्शंस तो ये है कि आप एड्रेस करो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो इनके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, पेनल्टी पेनल्टी के ऊपर पेनल्टीज़ ऐसा, ठीक है? और इसके रीपेमेंट शेड्यूल को 20 साल का कर दो, जो अभी 6 इयर्स है। साइमल्टेनियसली अप्लाई करो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? और कंपाउंड इंटरेस्ट मत अप्लाई करो या फिर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मत लगाओ। मतलब पेनल्टी पे इंटरेस्ट ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं। ओरिजिनल ड्यूज़ जो है वो कम है। तो इस टर्म्स अगर ऐसे कुछ अप्लाई होते हैं वीआई को तो एक एनुअल पेमेंट बर्डन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और कुछ तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिजिटल टेलीको है इसकी एक्जिस्टिंग कैश फ्लो क्या सफिशिएंट है ऑनर करने के लिए रीपेमेंट्स को? ये भी बड़ा मतलब एक बहुत कंसिडर करने वाली बात है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप टोकन अमाउंट चार्ज करो 100 से 1000 से 1500 करोड़ एनुअली टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट एंड फाइनल डिसीजन जो है एजीआर पर फिर आप बाद में ले सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दीज़ 2 ऑप्शंस कुछ ये क्रिएटिव प्रपोजल्स भी दे रहे हैं कि आप कॉम्बिनेशन बना दो। आधा ऐसे इस तरीके से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम पे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। 49% स्टेक वोडाफोन आइडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उन्हें जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है काफ़ी देर हो जाए और वोडाफोन आइडिया भी उन्हें लगातार ये कह रहा है। और अभी इस टाइम पे 83,400 करोड़ के ड्यूज़ इनके ऊपर हैं। अगले आर्टिकल की बात करूँगा ट्रम्प एक्सॉर्ट्स यूएस ऑयल प्रोड्यूसर्स टू ड्रिल मोर ऑयल एंड गैस। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने मंडे को कहा फॉर द यूएस एंड अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज कि आप जितना हो सकता है ऑयल पंप करो, ठीक है? क्रूड प्राइस वॉलेटाइल है। ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करने के बाद तो यहाँ पे मौका है कि आप ऑयल प्राइसेज़ को ऊपर मत आने दो, नीचे लेकर आओ एंड पंप करते रहो आप ऑयल को। इन्होंने स्टेप कहा है कि हम स्टेप अप करेंगे हमारे प्रोडक्शन को और वार्निंग्स दी है टू ईरान अगेंस्ट क्लोज़र ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो वाइटल ऑयल एंड गैस शिपिंग लेन है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा ईरान को कि एक तो आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद नहीं करोगे, ठीक है? आप किसी भी ऐसी चीज़ को करने से मतलब अवॉइड करो जिससे ऑयल सप्लाई थोड़ा-सा भी अफ़ेक्ट हो, ठीक है? ईरान का ये कहना है। सॉरी ईरान को ये कहा है किसने? यूएस ने। तो यूएस बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेकर कि ऑयल सप्लाई तो हर्ट होनी नहीं चाहिए। ऑल्दो वही ऐसी चीज़ें कर रहा है काइंड ऑफ जिससे ईरान को ऐसे डिसीजंस लेने पड़े। तो इन्होंने कहा एवरीवन कीप ऑयल प्राइसेस डाउन आई एम वाचिंग एंड यू आर प्लेइंग राइट इनटू द हैंड्स ऑफ एनिमी डोंट डू इट। तो बुश आया डोनाल्ड ट्रम्प का एंड काफ़ी अनसर्टेन मोमेंट था ये बट स्टिल यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स बहुत खुश हुए। अगर आप देखोगे तो ऑयल नीचे आया और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे तो इतनी तेज़ी क्यों है? वॉर हो रहा है और मार्केट्स देखो, इंडियन मार्केट ही देखो कितनी अच्छी रिकवरी आई है वॉर के बाद। जबकि लोग कितना डरे हुए थे मार्केट नीचे खुला था। क्योंकि अब
अनसर्टेनिटी से मार्केट को प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तो चीज़ें सर्टेन है कि ऑयल के आउटपुट बढ़ते रहना है, जितना ऑयल का आउटपुट है। इसके अलावा ये सप्लाई को भी इंटैक्ट रखने वाले हैं, हर्ट नहीं करने वाले हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हेल्प कर रही है मार्केट को इस वक़्त। ज़ीरोधा's कमात ब्रदर्स पे 250 crore for Incred stake. नितिन एंड निखिल कामत को-फाउंडर्स हैं स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा के और इन्होंने माइनॉरिटी स्टेक खरीदा है क्रेड होल्डिंग्स में। होल्डिंग कंपनी है एनबीएफसी कंपनी की और इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज़ यहाँ पे 250 करोड़ रुपए का इन्होंने शेयर परचेज़ किया है और जो इन्वेस्टमेंट है, वो आती है ये इन्वेस्टमेंट तब आई है जब 4000 करोड़ का ये आईपीओ लेकर आने वाले हैं और ग्रोइंग लिस्ट ऑफ टेक लेड फाइनेंशियल सर्विसेज़ फर्म्स हैं ये, जो इंडियन मार्केट पर नज़र रख रहे हैं इस टाइम पे एंड ये लिस्ट होने वाला है। तो इंडिया का जो क्रेडिट इकोसिस्टम है वो चेंज कर रहा है, बहुत फ़ास्टली, फॉर्मल है, डिजिटल है, काफ़ी एक्सेसिबल है। तो ये यहाँ पर अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच है, क्लियर व्यू है कि मार्केट कहाँ हेडेड है एंड डेवलपमेंट आल्सो फॉलोज़ इट्स वेल्थ मैनेजमेंट आर्म, तो इनका वेल्थ मैनेजमेंट आर्म भी है। इनक्रेड मनी जो है इन्होंने एंट्री ली है इनटू रिटेल ब्रोकिंग स्पेस थ्रू एक्विजिशन ऑफ डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म स्टॉको, जो 2016 में फाउंड किया गया था भूपिंदर सिंह द्वारा और इनक्रेड ग्रुप जो ऑपरेट करता है 3 की वर्टिकल्स हैं इनके, फाइनेंस जो फोकस करता है कंज्यूमर, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ पे, एजुकेशन लेंडिंग पे और इनक्रेड कैपिटल जो ऑफर करता है वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस एंड इनक्रेड मनी जो प्रोवाइड करता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स इन 2022 अगर आप देखोगे तो इनक्रेड फाइनेंस ने मर्ज कर लिया था अपने आप को केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ और एक यूनिफाइड एनबीएफसी प्लेटफॉर्म बनाया था अंडर इनक्रेड फाइनेंस ब्रांड। तो हमें और लिस्टिंग्स देखने को मिलेगी और स्पेसिफिकली आप देखोगे जो क्रेडिट का स्पेस है ना लोन, इतनी बढ़िया ग्रोथ है ना इस सेक्टर में कि लोग यहाँ पर पैसे लगाने से हिचकिचाते नहीं हैं और इतनी सारी कंपनीज़ आ रही हैं और उनको सबको इतना अच्छा वैल्यूएशन भी मिल जा रहा है। तो इंडिया में लोन ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के तो 1% का डाउट ही नहीं है किसी बिज़नेस को। हर आदमी इसमें पैसा लगाने को तुरंत तैयार रहता है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे आईपीओज़ हो, चाहे बड़ी कंपनी हो। ये हमने हर बार देखा है। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़िया लोग एक्सपेक्ट करते हैं तभी इतनी बढ़िया क्रेडिट ग्रोथ रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक्स।